हाउ कैन यू बी दैट स्टूपिड, तुम कैसे इस छलावे में पड़ गई, हाउ कैन यू डू दिस टू योरसेल्फ, तुमने उसकी बात मानी ही क्यों। आज अपने एक लिस्ट बनाइए किस किस एरिया में आप फेल हो रहे हैं या आपको बेटरमेंट की ज़रूरत है। ये स्टोरी एंड तक ज़रूर सुनिएगा, आंखें खोल देगी आपकी। एक लेडी थी, छोटे शहर में थी, टियर 2 सिटी थी इंडिया की, और एक लड़के के प्यार में पड़ गई। प्यार में पड़ने के बाद वो लड़का बहुत अनअचीवेबल लग रहा था, क्योंकि बहुत डिफरेंस था दोनों के रहन सहन, लुक और सराउंडिंग में। बट लड़ झगड़ के शादी तो कर ली, वो पूरे परिवार को मनाया, उन दोनों के परिवार वाले माने और शादी हो गई। शादी होने के बाद वो लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली लड़की थी और लड़का थोड़ा चुप रहने वाला लड़का था। ये पर्सनालिटी थी दोनों मियाँ बीवी की। शादी करने तक तो ठीक था कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, शादी हो गई। एंड देन ससुराल वालों से भी नहीं बनी, ससुराल वालों से नहीं बन रही थी। तो इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को मैनेज करने के, उस लेडी ने अपने पति को समझा बुझा कर उस छोटे टियर 1 सिटी से आ गई बड़े शहर में रहने, कि यहाँ पे सबसे बढ़िया हमारी ड्रीम पूरी होगी। हस्बैंड भी प्यार में इतना पागल लट्टू कि भाई बीवी की बात मानते हुए पहुँच गया। बड़े शहर में शुरू के स्ट्रगल के बाद फाइनली दोनों सेटल हो गए, दोनों की जॉब लग गई, हस्बैंड अच्छे जॉब में स्टडी हो गया। एक कंप्लेन थी उस लेडी की जो ख़त्म ही नहीं होती थी। जैसे कोई भी दोस्त आए, कोई भी रिश्तेदार आए, कोई भी उसके घर आए, एक ही बात बोलती थी, पिछले 10 साल से एक ही पोस्ट पे अटके हैं, ये कह कह के थक गई हूँ कि आप अप्लाई करो नए जॉब को, नया पोस्ट ढूंढो, बट ये एक ही जगह पे सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, ना तो अपने बॉस से बोलते हैं रेस करने के लिए, ना ही अपनी दूसरी जगह जॉब अप्लाई करते हैं। एंड उस लेडी जब ये बातें करती थी तो इस तरीके से करती थी, टू बी ऑनेस्ट, अगर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो बहुत बिलिटलिंग लगता था अपने पति की तरफ से, कि कितना बेकार इंसान है, ये काम कर रहा है। अच्छा, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने हस्बैंड को वो ढेर सारे जॉब्स बदलती थी, एक जॉब के बदले दूसरा जॉब, दूसरे जॉब के बदले तीसरा जॉब, बड़े बड़े जॉब, बड़े बड़े नाम चीन लोगों के साथ काम, और अपनी कॉलर ऊंची कर करके दिखाती थी अपने हस्बैंड को कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ, देखो मैं जॉब ढूंढती हूँ, मिलता है और मैं पकड़ भी लेती हूँ। अब इधर हस्बैंड जो था, वो हस्बैंड वाइफ के बीच का इक्वेशन ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरनल इक्वेशन पैसा एक कांस्टेंट फाइट था। हस्बैंड वाइफ के ज़्यादा खर्च करने पे लड़ाई करता था, और वाइफ हस्बैंड की उस मीडियोक्रिटी से चिढ़ रही थी कि आखिर ये इतना ये क्यों, डरा हुआ इंसान क्यों है। अच्छा, एक और पर्सनालिटी फ्लॉ था दोनों के बीच में कि उस हस्बैंड को वो कहीं पे आगे बढ़कर बोलने नहीं देती थी। कहीं पे भी आगे बढ़कर, एक होता है ना कि मैन का एक इनेट नेचर होता है कि आई एम अ प्रोवाइडर। तो जब मैन को ये पता चलता है कि सामने वाला हमारे बिना भी काम चला लेगा, तो वो उसको लगता है आई एम नॉट नीडेड इन अ वे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेल को डोमिनेट करने दो, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, तभी रिलेशनशिप चलता है। वो उस रिश्ते में इम्बैलेंस था, बिकॉज वो हस्बैंड इतना ज़्यादा टिमिड था, बिल्कुल ना कहीं बोलने मिलता था ना कहीं कुछ। और जब उस लेडी को कोई सजेशन देता भी था कि थोड़ा सा शांत हो जाओ यार, थोड़ा सा उसकी भी ओपिनियन ले लो, थोड़ा उससे भी पूछ लो, थोड़ा उसको भी आगे बढ़ के बोलने दो, लेडी को कोई मतलब नहीं था। और जब भी कन्वर्सेशन आए घूम फिर के वही कि ये इसी पोस्ट पे अटके हैं, पिछले 10 साल से जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं, इनको जॉब से कोई, ही इज़ नॉट करियर ओरिएंटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। इस रिश्ते में अगर मैं देखूँ तो दोनों में से दोनों, ना तो कोई सही है ना तो कोई गलत है, लेकिन इस रिश्ते में बारीकी से देखने से समझ में आएगा कि अंडर प्ले क्या कर रहा है। वो लड़का क्यों नई जॉब नहीं अप्लाई करना चाहता है, क्यों बार बार बीवी के पैसे खर्च करने पे परेशान होता है, क्योंकि वो अपने ट्रॉमा से डिक्टेटेड है, क्योंकि उसको शाइन करने पे शायद पनिशमेंट मिली होगी, तो अब वो नए जॉब में वही पनिशमेंट याद आती है, इसके कारण वो जॉब अप्लाई नहीं करता। रादर देन इस चीज़ को समझने के, उसके हस्बैंड वाइफ को इस चीज़ पे काम करने के, उसको वो और बिलिटल करती थी, जिसके कारण उसका ये जो फियर था और बढ़ता था। अब आप किसी को बिलिटल करोगे, कितने दिन तक कोई सहेगा?
है ना। उसके बाद उस वो लेडी के 2-3 और गलतियां थी। एक तो बिलिटल करते थे, बिलिटल करने का मतलब उस दूसरे के सामने उनकी कमियों को बार बार बताना, उनको नीचा दिखाना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली छाप तोप के बिलिटल किया जाता है। कोई इस तरीके से नहीं बोलता तू कितना घटिया है, इसी तरीके से साइलेंट कमेंट मार मार के लोग बिलिटल करते हैं। तो वो साइलेंट स्लाई कमेंट्स मारती थी अपने मायके वालों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। जिसे पहली या दूसरी बार मिली होती थी उसको भी पता होता था कि इसका हस्बैंड नई जॉब नहीं अप्लाई करता है, 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। का हस्बैंड वाइफ को खर्च क्यों नहीं करने देता था? क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा खर्च करेगी तो वो प्रेशर डालेगी अपने हस्बैंड पे, जिसके कारण उसके हस्बैंड को और कमा के लाना पड़ेगा, जो वो चेंज करना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे वाइफ नई नई नौकरियाँ क्यों ढूंढती थी, इतने बड़े बड़े आउटशाइन क्यों करती थी? क्योंकि वो अपने ट्रॉमा से डिक्टेटेड थी कि अगर उसको लगता था कि अगर मैं लोगों के सामने चमकूंगी नहीं तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ पे भी सेल्फ वर्थ की कमी, यहाँ पे एक्सेसिव वो एनर्जी वर्क कर रही है कि अगर मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने बारे में नहीं बताऊंगी तो लोग मुझे उस वैल्यू की नहीं समझेंगे। यानी घर में उनको अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए बढ़ चढ़ कर ओवर कंपनसेट करना पड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्प, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, है ना। अब देखो इन दो इंसानों में से दोनों में से किसी की गलती नहीं है, बट अंडर प्ले ये ट्रॉमा कर रहा है और दोनों एक साथ आ गए हैं। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि जब हस्बैंड को ये लगा कि आई एम नॉट नीडेड, ये ग्रो कर रही है, मुझे पर प्रेशर भी आ रहा है, मेरे माँ बाप को बिलिटल करती है। अच्छा, वो लेडी की आदत भी थी हर किसी को ब्लेम करने की, तो बोलती थी मेरी सास काला जादू करती है, अपनी चाची सास के साथ बैठ के अपनी सास की बुराई करती थी। खैर, हस्बैंड छोड़ के भाग गया, लिटरली भाग गया। क्योंकि आप जब तक अपने अंडरलाइंग बिहेवियर को नहीं समझोगे कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या है उस बिहेवियर के पीछे का रीज़न, आप लोग खोते जाओगे। आप जब तक एम्पैथी का हाथ नहीं पकड़ोगे, जब तक आप करुणा के साथ लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप हमेशा भीड़ में अकेले रहोगे। काश उस लेडी को इतनी एम्पैथी होती, काश वो अपने हस्बैंड के साथ उस ट्रॉमा थेरेपी पे जाती, ताकि पता तो चले कि वाई उसकी पर्सनालिटी इस तरीके से शेप्ड है, क्या है उस चीज़ का फियर जिसको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और यहीं पे आती है हाई वैल्यू वुमन। जो हाई वैल्यू वुमन होगी ना, जिसे पता है कि अपने पति को कैसे जिताना है और अपने आप को कैसे जीतना है, वो हाई वैल्यू वुमन अपनी पति को बिलिटल नहीं करती है, अपने पति को राइज करवाती है। इसी के लिए लोग कहते हैं कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरी बीवी का हाथ है, क्योंकि उसे पता है कि कैसे उसके डार्केस्ट टाइम में उसकी बीवी ने हाथ थामा था, ना कि उसको नीचा दिखाया था, उसके सामने खुद को उसको आउटशाइन करने के लिए खुद को बहुत बड़ा दिखाया था। यही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिखा आप लोगों को बताने के लिए कि भाई ट्रॉमा रियल है। लोग माने नहीं माने, साइंस मान रहा है, साइकाइट्रिस्ट मान रही है, साइकोलॉजिस्ट मान रहे हैं, परफॉर्मेंस एथलीट मान रहे हैं, और आज इसी के कारण स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हाई परफॉर्मेंस बिजनेसेस में साइकोलॉजिस्ट और ट्रेनर और कोचेस चाहिए होते हैं, बिकॉज ट्रॉमा अपब्रिंगिंग, प्रोग्रामिंग आपके जो डिसीजन है उसको बहुत तक इफेक्ट डालती है। आप सक्सेस के इतने क्लोज होगे और एक फालतू सा डिसीजन लेके अपने सक्सेस को सैबोटाज कर दोगे। बहाने बनाओगे, नहीं यार मेरे से इस महीने नहीं हो पाएगा, बहाने बनाओगे यार मेरे पास पैसे की कमी है। बाकी चीज़ों के लिए पैसे होंगे आपके पास, लेकिन पर्टिकुलर जो सेल्फ ग्रोथ की चीज़ होगी उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे या फिर दिखाई नहीं देंगे। आज आपको इतने सारे, मैं कहती हूँ आज इतने सारे सेल्फ हेल्प बुक है, उठा लो अमेज़ॉन पे कोई भी सेल्फ हेल्प बुक, हर कोई जो नीचे से ऊपर आया है यही बोला कि मैं एक रॉक बॉटम में था, स्पेंड किया खुद के ऊपर, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, एंड आई अचीव्ड समथिंग। तो जब मैं पहले की रेवती थी और ये सारी चीज़ें पढ़ती थी, जब मुझे खुद ही नहीं पता था और बिलीव नहीं था, 2012 में जब सीक्रेट बुक पढ़ी थी और एक दो ऐसी बुकें पढ़ी थी, तो मैंने इसे फेंक दिया था कि बकवास है। लेकिन जब गत मेरी हुई, जब मेरा वैसा डाउनफॉल आया, तो मैंने भी तो वही किया और आज रिजल्ट देख रही हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि मैं एकदम ट्रॉमा फ्री हूँ? मैंने अपने सारे चाइल्डहुड के ट्रॉमा, सारी चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग को बिल्कुल रीप्रोग्राम कर दिया है? नहीं।
7 साल 8 साल से I'm वर्किंग ऑन इट, बट आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि बिल्कुल गायब हो गया है या कुछ भी ट्रिगर नहीं करता है मुझे। लेकिन इतनी चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि ट्रॉमा को मैनेज करना सीख लिया मैंने तो लाइफ बदल गई। आपको ट्रॉमा को से जीतने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ट्रॉमा को इंटीग्रेट करके अवेयरनेस के साथ समझने की ज़रूरत है, तो फिर आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। 100% ट्रॉमा गायब नहीं भी हो तो भी लाइफ अच्छी हो जाती है। आज ऐसे हालत में थी, रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, माली हालत तो बहुत ही बेकार थी, हेल्थ ठीक ठाक था, मोटी थी, आज सक्सेस लाइक बहुत खुश हूँ। इसके लिए नहीं क्योंकि मैंने 100% ट्रॉमा ठीक कर लिया और उसके बाद सक्सेस आया। जैसे जैसे ट्रॉमा को इंटीग्रेट करके उस पर वर्क करने लगी, अपने आप को समझने लगी, अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेने लगी, खुद भी जीती, पति को भी जीतते देखी, अपनी बच्ची को भी जीतते देख रही हूँ। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। और आज एक चीज़ तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि मैं इंसान को, चाहे वो मेरा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, एम्पैथी के साथ देखने का नज़रिया आ गया है। मुझे पता है कोई मेरे बारे में कुछ बुरा बोलता है, उसके पीछे का कौन सा ट्रॉमा उसका ट्रिगर किया हुआ है मैंने। मुझे पता है कि दूसरे को शाइन करता देख के उसकी कौन सी बौखलाहट उतरती है। मुझे समझ में आता है कि इनर चाइल्डहुड वुंड है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। तो आप वो गलती मत करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। दुनिया, समाज, सरकार क्या कर रही है उस पर ध्यान मत दो। जब हम अपने आप पे ध्यान देते हैं ना तो अपने आप को बेटर कर लेते हैं, अपने आप को उस लायक कर लेते हैं कि 10 और की मदद कर सको। इसके लिए ट्रॉमा तब तक आपको डिक्टेट करेगा जब तक वो अनअवेयर है, मतलब जब तक आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जब आप ट्रॉमा को डिटेक्ट करना शुरू करते हो अवेयरनेस के साथ, जजमेंट फ्री होके, तो ट्रॉमा का असर कम हो जाता है। तो अभी कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी जो आपको इस रोड में, इस जर्नी में आगे लेके जाने के लिए रेडी है, बट इस ब्रेक के बाद। इस नवरात्रि से पहले कर लीजिए अपने वाइब्रेशन की फुल क्लेंजिंग। तो लेके आ रही हूँ मैग्नेटिज्म मास्टर क्लास, पहला वेबिनार आपके लिए। क्या होने वाला है इस वेबिनार में? सबसे पहले तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट है, इसको देख लीजिए। ये सारी चीज़ें होने वाली है, चाहे वो एंजल हीलिंग हो, कलर थेरेपी हो, आपको रोड मैप दिया जाएगा इनर चाइल्ड हीलिंग का पूरा ब्लूप्रिंट, जस्ट नॉट जर्नल। बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी किस तरीके से आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो। बिल्कुल नया वेबिनार है मैग्नेटिज्म मास्टर क्लास के अंदर मैं सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, मैग्नेटिज्म कैसे बढ़ाना है, आपके ट्रॉमा से कैसे बाहर निकालने के रोड मैप, सब कुछ बताने वाली हूँ। हीलिंग होगी, मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, कैसे अपनी मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है, क्यों आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपका मैग्नेटिक पावर यानी अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है और कैसे उसको बेटर कर सकते हो, और भी बहुत कुछ। तो इस वेबिनार की बुकिंग चालू है मेरे वेबसाइट revati.com.au पे, या फिर नवदीप को इस नंबर पे मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। मैग्नेटिज्म वर्कशॉप के लिए सिर्फ आपको बांसुरी या शंख लानी है। बांसुरी या शंख अगर आप नहीं ला सकते तो भी कोई बात नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन दूंगी। आप किस तरीके से वो जो एंजल हीलिंग में जो कनेक्शन में इस्टेब्लिश करती हूँ आपके एंजल्स के साथ, वो कर सकते हैं। इसके अंदर कलर थेरेपी होगी जो बहुत हेल्प करती है आपके जो ऑरा है जिसके अंदर बहुत सारी ट्रॉमेटिक मेमोरी लॉज्ड होती है, उसको क्लेंस करने में। एक और वेबिनार लेके आ रही हूँ अक्टूबर में। तो अक्टूबर में संडे, अच्छा ये दोनों वेबिनार संडे के दिन है और 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से है। और ये जो अक्टूबर की है ये है दिवाली स्पेशल वेबिनार, बुकिंग ऑन है। ये साल में एक ही बार लेके आती हूँ। इसमें आपको बताऊंगी सबसे पहले दिवाली स्पेशल वेल्थ वेबिनार, यानी लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, दिवाली के दिन के क्या क्या रिचुअल्स होते हैं और इसके बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आते हैं। जो भी दिवाली स्पेशल वेल्थ वेबिनार किया है उसकी लाइफ में देखा है पूरे साल लक्ष्मी माला माल भरी रहती है, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपके वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए, एनर्जी, घर की एनर्जी को चेंज करने की टिप देती हूँ। हीलिंग होती है, यानी दिवाली के पहले आपको एनर्जेटिकली रेडी करती हूँ। एक तो दिवाली का दिन ऐसे ही बहुत सारे होप को जगा के लाता है, और साथ में साथ जब आप वाइब्रेशनली रेडी होते हो तो पैसा तो आना ही आना है। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जो मैं आगे शेयर करना ही करना है, मुझे आपको पता ही है, लेकिन बुकिंग ऑन है, लिमिटेड सीट है, तो प्लीज़ बुक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आती हूँ टिप पे। सबसे पहले आता है
अवेयरनेस, और अवेयरनेस का मतलब है ये जानना कि जो हुआ आपके साथ, आप उस इंसिडेंट को नहीं बदल सकते, लेकिन उसको अगर डिटेक्ट करके अवेयरनेस के साथ इंटीग्रेट करोगे तो उस इंसिडेंट के ट्रॉमा का इफ़ेक्ट जो आज आपकी लाइफ में पड़ रहा है उसको ज़रूर बदल सकते हो। तो अवेयरनेस का मतलब है आज अपनी एक लिस्ट बनाइए किस किस एरिया में आप फेल हो रहे हैं या आपको बेटरमेंट की ज़रूरत है। अब दूसरी लिस्ट बनाइए कि उस बेटरमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी अवेलेबल ऑप्शन क्या है, और उस अवेलेबल ऑप्शन को आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है फियर के कारण नहीं कर सकते हो सकता है आपको अभी रिसोर्सेज नहीं दिख रहे होंगे वो करने के, हो सकता है हिम्मत नहीं हो रही होगी करने की, या फिर आप हैं कि बहुत ज़्यादा खुद को बाकी फालतू चीज़ों में बिजी कर रखे हो ताकि वो जो परफेक्ट चीज़ आपको हैप्पीनेस दिला सकती है वो नहीं कर रहे हो। अवेयरनेस के साथ कीजिएगा। ये जो पॉइंट बोली हूँ वो 100% सच निकलेगा। सेकंड पॉइंट, फॉरगिव योरसेल्फ। आपके साथ जो भी हुआ, हम दो चीज़ करते हैं बचपन में या टीनेज में या जवानी में या शादी के बाद, अगर हमारा कोई ट्रॉमा है उसमें हम दो चीज़ करते हैं। पहला तो दूसरे को ब्लेम, जो जिसने बुरा किया आपके साथ, लेकिन हम एक दूसरी चीज़ बहुत छुपी हुई है जो करते हैं लेकिन पता नहीं होता, हमें अनअवेयर होके करते हैं, खुद को ब्लेम। हाउ कैन यू बी दैट स्टूपिड, तुम कैसे इस छलावे में पड़ गई, हाउ कैन यू डू दिस टू योरसेल्फ, तुमने उसकी बात मानी ही क्यों। और ये जो सेकंड अंडर प्लेइंग चीज़ है ना आपके अंदर, वही आपके ट्रॉमा को, इवन दो आप उसको याद नहीं कर रहे हो मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस में जिंदा रखा हुआ है। तो फॉरगिवनेस इज़ द सेकंड स्टेप दैट यू हैव टू टेक। तो लिस्ट बनाइए कौन कौन सी चीज़ें थी जो मेमोरी में है आपको पता, बट आप रोज़ नहीं सोचते हो, रोज़ नहीं आता है, बट कोई अगर ऐसी चीज़ फ्लैश कर जाती है तो वो याद आ जाता है। टीवी पे कुछ देख लेते हो तो वही मेमोरी आपकी फ्लैश कर जाती है। एंड देन उसको इंटीग्रेट करने के लिए खुद को फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, बिकॉज जितना आपको पता था, जितना डेटा आपके पास था, उस हिसाब से आपने काम किया था। अगर आपको बेटर पता होता तो आप शायद उस गलती को नहीं करते, जिसके कारण वो ट्रॉमेटिक इवेंट आपकी लाइफ में नहीं होता। तो अवेयरनेस, फॉरगिवनेस, एंड थर्ड आता है इंटीग्रेशन। तो आज के बाद आप कोई भी डिसीजन से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, एम आई टेकिंग दिस डिसीजन डिक्टेटेड बाय माई ट्रॉमा, और एम आई टेकिंग दिस डिसीजन बेस्ड ऑन जॉय। जी हाँ, क्वेश्चन है कि क्या ये डिसीजन मैं ट्रॉमेटिक इवेंट के इफ़ेक्ट के कारण ले रहा हूँ, फियर, जेलसी, रिवेंज, अनवर्दीनेस अंडरप्ले कर रहा है इस डिसीजन के पीछे, या फिर ये डिसीजन मैं सिंपली जॉय एंड अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहा हूँ। जब आप ये दूसरे चीज़ को हाथ में रख के डिसीजंस लोगे तो फिर आपके डिसीजंस बेटर होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सामने अपनी वर्दीनेस के लिए अपने आप को शाइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बिलिटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप देखोगे यार जीवन जीने में मज़ा आ रहा है, एक्चुअली मज़ा आ रहा है। तो होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करे इस ट्रॉमा को समझने में और इसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने में। बट याद रख लीजिए, ये एक लंबी जर्नी है, मैं अभी भी चल रही हूँ और कुछ चीज़ अभी भी ट्रिगर कर जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ खुशनुमा नहीं बन सकती है। आप अगर अपने ट्रॉमा पे 10% 20% भी काम कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ में 180 डिग्री का डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन काम शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।